ईरान ने जो इजराइल पे हमला किया उसे इतनी बड़ी हड़कंप पे आप सब जगह देख रहे हैं, लेकिन भारत का जो दोगला गोदी मीडिया है वो बार बार इस बात को कह रहा है, जो ईरान कह रहा है कि हमने ज्यादातर ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिया, और कुछ लोग इसके भपके में भी आ जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं देखिए बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा जो मामला है इसको फिर से शिया सुन्नी करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जो मेरा सब्सक्राइबर है, कोई भी अगर इस चीज में पड़ा तो इससे बेहतर है कि आप हट जाइए, क्योंकि हमें एक इंसाफ की जंग लड़नी है। इस इंसाफ की जंग में ईरान लीडर है, आपको अच्छा लगे कि चाहे ना लगे, और उसमें जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, तमाम ऐसे मुल्क हैं जो दोगले हैं, दलाल हैं। और इस बात को आप जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जॉर्डन की स्थिति आपको पता क्या है? जॉर्डन की यह हालत है कि उसने पूरा अपना एयर स्पेस दे दिया है अमेरिका को, पूरा देश बेच दिया है। सच्चाई यह है। और इधर जो हमास, जो फिलिस्तीनी, जो सुन्नी हैं, उनकी कोई चिंता उसको नहीं है। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया इतना बड़ा कांड हो गया, हालत खराब है सऊदी अरेबिया की, कि कहीं ना कहीं ईरान तो नहीं चढ़ जाएगा। अरे इस समय यह देखने की जरूरत है कि ईरान चढ़ जाएगा, ये चढ़ जाएगा, वो चढ़ जाएगा। टर्की ऐसा नहीं सोच रहा है, टर्की सही सोच रहा है। टर्की सुन्नी भी है और टर्की इस बात को जानता है कि ईरान जो है इस समय एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसाफ की एक लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई। और अल कुद्स मस्जिद किसी शिया या सुन्नी की है? आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, इजराइल पे इतना बड़ा हमला हुआ, इजराइल की पूरी नेवातिम जो एयरबेस है, जहां से उसने वो जो यूज करती F-35 प्लेन्स जो गाजा में बम गिराते हैं, और जिन्होंने सीरिया में भी बम गिराए इरानियन काउंसिलेट में, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसको लिख लीजिए, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। रेमोन एयरबेस पूरी तरह से नष्ट हो गई है। सैकड़ों इजरायली मारे गए हैं। कोई कहे ना कहे, आप गोदी मीडिया, मुझसे कोई सवाल इस तरह का कोई जबरदस्ती ना करे। या तो हमारी बात माने, और बात नहीं मानना है तो आप जाके अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव देखिए। हम साफ जो बात कहते हैं वो सोर्सेस पर आधारित होती है, और सारे सोर्सेस हमारे पास खुले हुए हैं। इसलिए देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो अटैक्स हुए उसके जो आंकड़े आए हैं वो देखिए, केवल 35 मिलियन ईरान ने खर्च किया, और इजराइल से लेके अमेरिका, इन सब ने डिफेंस में $1 बिलियन फूंक दिए। $1 बिलियन मतलब करीब 8,000 करोड़ रुपए। और ईरान ने जो 500 ड्रोन्स मारे उसमें कितना खर्च हुआ? केवल 35 मिलियन, यानी करीब $3 करोड़। उधर 100 करोड़ डॉलर $1 बिलियन होता है, और उसका मतलब 8,000 करोड़ रुपए। और इधर 3.5 मिलियन में 3 करोड़ 50 लाख में करीब पूरा का पूरा जो इजराइल ने कांड कर दिया। और इसका आप देखिए, स्टैटिस्टिक्स देखिए कि इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट टू ईरान वाज जस्ट 2.6% ऑफ द कॉस्ट टू इजराइल। तो 2.6% केवल कॉस्ट ईरान को पड़ा, जो इजराइल को पड़ा उसका। और 37 इजराइल ने 37 टाइम्स मोर खर्च किया। इन जस्ट अ फ्यू आवर्स ओवर 67% ऑफ द IDF मंथली मिलिट्री बजट वैनिश्ड। 67% जो IDF का मिलिट्री बजट है वो खत्म हो गया। अब आप देखिए, जॉर्डन की बात आई तो मैं आपको और क्लियर कर दूं। कल रात जॉर्डन इरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स ने जॉर्डन में अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली की कई पंक्तियों को पार कर लिया। ये जॉर्डन ने क्या किया था कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके विमान जॉर्डन में तैयार थे कि वहां से ड्रोन आएंगे, उनको हम इंटरसेप्ट करेंगे। और लेकिन जो ईरान के जो ड्रोन्स आए, और मैंने उसके बारे में आज दिन में वीडियो बनाया, उसको दोबारा देखिए। उसमें कौन कौन सी मिसाइल्स यूज हुई हैं, वो सॉलिड प्रोपेल्ड थी या लिक्विड प्रोपेल्ड थी, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। और यहाँ पर आप देखिए कि और यही नहीं, जो ईरान ने जॉर्डन का जो पूरा एयर स्पेस है उसको चकमा दिया। उसके बाद आयरन डोम, पेट्रियट सहित इजराइल की जो बहुस्तरीय जो वायु रक्षा प्रणाली है, और डेविड स्लिंग और एरो करके जितने उनके सिस्टम्स हैं, सब फेल हो गए। ये आप देखिए, एक इंजीनियरिंग का मावल है। मिलिट्री इंजीनियरिंग का ये मावल है। इसको जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकली एक हैंडल किया गया है,
एक तरफ इजराइल है जो केवल टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है, दूसरी तरफ ईरान है वो भी टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में जिसमें ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है। इजराइल में ह्यूमन एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी है जहां का एक बहुत रिच अपर क्लास है जो सब कुछ चलाता है, नीचे के लोग केवल गुलाम हैं, उनके खुद के सिटीजन गुलाम हैं। जबकि ईरान एक ऐसा समाज है जहां पर लोग एक मकसद के लिए वो इसके लिए काम कर रहे हैं कि एक जो इस्लामी इंसाफ है उस हिसाब से मिडिल ईस्ट चले, वो कायम हो, कोई मजलूम ना रहे। तो उनके अंदर दूसरा कमिटमेंट है, वो भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, स्टडी करते हैं और उसको, लेकिन वो लोग इनोवेट करते हैं, वो लोग इम्प्रोवाइज करते हैं। और इस इम्प्रोवाइजेशन और इनोवेशन में फर्क देख लीजिए आप, $1 बिलियन और कहाँ $35 मिलियन। अब देखिए, अब आप इसको हम इस पे अगर आगे बढ़ें तो देखिए, हिजबुल्लाह ने भी कल रात को पूरा जो ईरान ने अपनी मिसाइल दागी उससे तालमेल बिठाते हुए करीब 100 से अधिक रॉकेट हिजबुल्लाह ने डाले। अब जब ये हो रहा था, जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि जब ये सब हो रहा था कल और आज मिला के, तो फिलिस्तीन में क्या हो रहा था? फिलिस्तीन में देखिए क्या हुआ कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है हमास, मैंने आपको पहले कहा था कि जो ईरान रिस्पॉन्ड करेगा इजराइल को, वो ईरान तो मारेगा ही, उसके साथ उसके सारे जितने एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान के एलाइज हैं वो भी मारेंगे। तो वही हुआ, यमन ने कोऑर्डिनेशन में मारा, इराक ने कोऑर्डिनेशन में मारा, हिजबुल्लाह में मैंने बताया कम से कम 100 स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह ने की। और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने क्या किया? पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को पहले से ये पूरी प्लानिंग थी सबकी, ईरान की, हमास की, सबकी, कि उन्होंने खुल के कुछ जगहों पर कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। वेस्ट बैंक में जहां आईडीएफ कर्फ्यू डिक्लेयर करती थी, जहां 1948 के बाद से कभी किसी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने इतनी लड़ाइयां हुई, कभी इस स्थिति में कोई नहीं आया कि कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। इन लोगों ने एक इलाकों में गोली चला के, नेवनाई हिट्स जो एक पूरा वहां पर सेटलमेंट है, इजरायली सेटलमेंट है, वहां पर गोली चला के पूरे तुलकरेब में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। इसको कहते हैं दबंगई। और वही मैं कह रहा हूं कि ईरान और हमास की जो दबंगई है कि इजराइल तुम हमारे पैरों के नीचे रहो, पैरों के नीचे से तुम्हारी ज्यादा जगह नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। और अब आप देखिए कि तेहरान में एक म्यूरल बनाया गया, एक पूरा म्यूरल एक नया बना, और उसमें क्या लिखा था? उसमें हिब्रू में और अरबिक दोनों में लिखा था कि अब जो ये तो भी हो गया, अब जो दूसरा अटैक होगा उसके लिए उसकी तैयारी करो। और तीसरी बात एक और लिखी थी कि अगर कोई अटैक ऐसा, अगर तो कुछ तुमने हिमाकत कर दी, योर आर्टिफिशियल स्टेट विल बी ग्राउंडेड टू डस्ट। इजराइल से कहा गया कि तुम्हारा आर्टिफिशियल स्टेट है, तुम्हारा देश आर्टिफिशियल देश है, उसका कोई लॉजिक नहीं बने रहने का, और उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। ये देखिए जो सारी बात है, ये जो तेवर है, ये जो दबंगई है, हमास ने भी पूरा एक तरह से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, खासतौर पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो PIJ ग्रुप है और हमास ने मिलके जो पूरा कर्फ्यू डिक्लेयर किया वेस्ट बैंक में, माइक से अनाउंस किया और सेटलर से कहा कि अगर कोई सेटलर बाहर निकला, कोई भी इजरायली सेटलर बाहर निकला तो गोली मार देंगे, सीधे गोली मार देंगे। उन्होंने किया भी ऐसे, कई जगह उन्होंने अटैक किया जिसके बारे में अभी आपको बताता हूं, और उन्होंने गोली चलाई और किसी सेटलर की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि दूसरी जगह, कुछ और जगह जैसे रमल्ला में, बेथलेहम में, वहाँ पर सेटलर्स ने इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। 3 दिन से रमल्ला में वायलेंस हो रहा है। अल मुयग्गर एक गांव है वहाँ पर, जो पैलेस्टीनियन गांव है, वहाँ पर 3 फिलिस्तीनी 3 दिन में मारे गए हैं। लेकिन कल जब ईरान हमला कर रहा था तो उस समय 2 जो मेन सेटलर्स थे, जो कि गैंग लीडर्स थे, उनको गोली मार दी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। तो ये देखिए, अच्छा, और उसके बाद जब गैंग लीडर्स को उसने मारी तो उसी तरीके से बाकी जगह भी जैसे मैंने बताया कि वो कर्फ्यू डिक्लेयर हुआ, उसमें अगर कोई भी जो सेटलर्स का गैंग लीडर है, क्योंकि ये सब गैंग्स है ना, इनके पास आर्म्स हैं, ये सब पैरामिलिट्री हैं आईडीएफ की, और आईडीएफ इनके साथ खुल के भी काम करता है फिलिस्तीनों के खिलाफ। जैसे अल मुयग्गर में जो हुआ उसमें आईडीएफ भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा। 3 दिन से वहाँ हिंसा हो रही है, फिलिस्तीनियों को तंग कर रहे हैं, 3 लोगों को मार दिया। और उसके बाद जो कल जो गोली चली है, तो उसके बाद से आईडीएफ का भी पता नहीं है, और जो जूविश सेटलर्स हैं उनके गैंग्स का भी पता नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप जो स्थिति है कि कल जब ईरान अपना अटैक कर रहा था, कल मतलब आज की सुबह और पूरा अभी कुछ घंटों पहले तक चला है, तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने भी एक इजरायली सेटलमेंट कफ्र अज़्ज़ा है गाज़ा में, वहाँ पर उसने सीधे गोलों की बरसात की, सीधे उसने मोटर फायर किया। उसके बाद देखिए अल मुयग्गर की बात मैं आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए कलकिलिया में सेटलर्स की जो व्हीकल्स हैं उनको जला दिया गया और पत्थरों से मार मार के उनको पूरी तरह से नष्ट किया गया। एक सेटलर को बुरी तरह से घायल करके उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद देखिए एक और रेजिस्टेंस शूटिंग ऑपरेशन ओफर में नियर रमल्ला, जिसमें जो व्हीकल्स हैं सेटलर्स की वो टारगेट हुई, एक भारी नुकसान सेटलर्स का हुआ। उसके बाद देखिए बेथ हेफर इजरायली सेटलमेंट तुलकरेम में, इसमें भी गोली चली, इसमें भी सेटलर गैंग्स के जो चीफ्स हैं वो मारे गए, उसमें मतलब इंजर्ड हुए, मरे नहीं है, इंजर्ड हुए। फिर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अल खलील का एक सेटलमेंट है खरसीना में गोली चली, वहाँ भी सेटलर गैंग के जो लीडर्स हैं वो निशाने पे थे, 2 लोग इंजर्ड हैं, एक बहुत क्रिटिकल है। फिर अवनाई हिफेस जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, जहाँ पर उन लोगों ने कर्फ्यू डिक्लेयर करके और इतनी वहाँ पर मतलब जो पूरा माहौल है वो आज जो अभी लेटेस्ट माहौल है, मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में एक माहौल बताया था जो वहाँ पर बना है, और बीच में जब ये वीडियो बन रहा था तो कुछ और जानकारी मुझे मिली अभी इस पे व्हाट्सएप पे, और उसमें हमने इस चीज़ को ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर फिर से दोबारा सेटलर गैंग्स जो हैं, अवनाई हिफेट्स जो सेटलमेंट है तुलकरेम में, इजरायली सेटलमेंट, वहाँ पर सेटलर गैंग्स बाहर निकले, उन्होंने गोली चलाई और उनके गोली चलाने के जवाब में हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की जो फोर्सेस थी उन्होंने 3 तरफ से घेर के मारा है। 3 इजरायली घायल हो गए। देखिए अपर हैंड किस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को मिल रहा है, लगातार अपर हैंड मिल रहा है। और आपको एक बात और बता दें, ये देखिए बात यहाँ पर यह है कि जो मैं ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती उत्तेजित हो जाता हूँ। बात यहाँ पर यह है कि उत्तेजना, अगर आप पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को पढ़िए, वो हर चीज़ देखिए, वो लोग कुरान को उसमें कोट भी करते हैं और वो लोग कहते हैं कि उत्तेजना, रिवेंज, इस तरह की जो चीज़ें नहीं अगर होंगी तो आदमी एक्ट नहीं कर सकता है। विचार तो अच्छी बात है, विचार आपके बिना विचार के उत्तेजना बेकार है, लेकिन उत्तेजना के बिना विचार भी बेकार है। अगर आप उत्तेजित नहीं हैं जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ, तो आप कोई भी कितना भी अच्छा आपका विचार हो, जो भी आप दुनिया में इंसाफ करना चाहते हो, वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए ये जो पूरा जो माहौल इस समय बन रहा है, आपको पता है एक बात कि इतना सब हो गया, इजराइल में इतनी तबाही हो गई, अमेरिका ने मना कर दिया इंटरवीन करने के लिए। अभी फिलहाल कोई टैक्टिक्स होगी उनकी अपनी अंदर ही अंदर, लेकिन अभी फिलहाल मना कर दिया। अच्छा, इजराइल कल को मान लीजिए कुछ बड़ा रिस्पॉन्स भी दे सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है। जैसे मैंने आज दिन की वीडियो में कहा था कि या शायद कल की वीडियो में कि इजराइल इज लाइक अ ग्लास शेल। ग्लास शेल क्या होता है? अंदर से खोखला होता है, बाहर से चमक होती है। तो इजराइल के पास वो वेपन्स हैं जो बाहर से उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है, और उसकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वाकई हैं। लेकिन एक बार जब वो ग्लास का कोई भी हिस्सा भेद दिया जाता है, फिर अंदर कुछ नहीं है, अंदर खोखला। अंदर जो है वो कल और आज बाहर आ गया, जब कुत्तों की तरह इजरायली जो सिटीजन्स हैं उनको दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। कितने इजरायली मारे गए हैं हमारी, देखिए इस पर हम स्पेशल एक रिपोर्ट बना रहे हैं, और मेरी जो अभी तक की जानकारी है कि करीब 300 के ऊपर इजरायली या तो मारे गए हैं और या इंजर्ड है, और उसमें आईडीएफ सोल्जर्स, आधे से ज़्यादा आईडीएफ सोल्जर्स हैं। क्योंकि जो रेमोन और नेवतिम जो 2 इनके एयरफोर्स के बेस, इजरायली बेसिस हैं, जो नष्ट हो गए हैं, कितने प्लेन्स उसमें नष्ट हो गए हैं, इसका भी ये भी कंपाइल किया जा रहा है कि कितने प्लेन्स नष्ट हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी देखिए लाइट में आना बाकी हैं और आने वाले दिनों में आएंगी।
लेकिन जो मेन पॉइंट मैं कह रहा था कि इतना सब हो गया, इतना सब हो गया, लेकिन इजराइल के अखबार क्या लिख रहे हैं? इजराइल के अखबार वो सब लिख रहे हैं कि भाई हम बड़ा शॉकिंग था और ये इजराइल, लेकिन इस बार टोन बदला। इस बार उन्होंने ये कहा है कि देखो ईरान ने इजराइल पे हमला किया है, तो इजराइल के पास एक मौका है विक्टिम कार्ड खेलने का और मिडिल ईस्ट में एक भूमिका लेने का। इस तरफ उन्होंने इशारा किया, बाद में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि इजराइल अब जो सुन्नी देश हैं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन ने तो मदद करी थी, और टर्की उधर है, इन सबको अगर इजराइल अपने साथ ले ले तो ये ईरान के खिलाफ एक मोर्चाबंदी खोल सकता। अब सोचिए कितनी खतरनाक बात। और यहाँ पर लोग शिया सुन्नी करते हैं, कितनी खतरनाक। इजराइल ये सोच रहा है और इजराइल यही चाहता है कि इसी तरह से लड़ाई आपस में होती रहे, और जो अभी ईरान ने काम किया है इसको इस रूप में देखने के बजाय कि भाई ये एक एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस और इंसाफ की लड़ाई में उठाया गया कदम है, इसको वहाँ के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि इजराइल को इस्तेमाल करना चाहिए। जो तमाम अगल बगल के जो देश हैं, जो मिडिल ईस्ट में बाकी देश हैं, ज़्यादातर जो सुन्नी हैं, उनको वो अपने साथ लेके और ये दिखा के कि देखो अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो ईरान बहुत आगे बढ़ जाएगा। जबकि ईरान ने, देखिए ईरान के बारे में आपको कुछ बताते हैं, ईरान एक विचारधारा पर आधारित है। जो वैचारिक स्टेट्स होते हैं वो कभी भी और ख़ास तौर पे जो प्रो जस्टिस होते हैं, जो प्रो जस्टिस स्टेट्स होते हैं, जैसे चाइना है। चाइना का आप हिस्ट्री देख लीजिए, ताइवान को छोड़ के, जो कि चाइना का ही हिस्सा था, चाइना ने कभी किसी नेशन पे अटैक नहीं किया। वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा पे चलते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में जितने भी मजलूम हैं वो सब एक है। तो इसलिए वो लोग किसी दूसरे देश को वो कैसे कॉलोनी बना सकते हैं, जबकि जब उनकी खुद की लड़ाई, उनकी चाइना के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ का, चाइना के एक बड़े हिस्से पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का कब्जा था और उसके खिलाफ उनकी क्रांति हुई है। तो जब ये इतिहास है तो चाइना किस तरीके से क्यों किसी और देश को कॉलोनी बनाएगा? उसी तरीके से ईरान है, ईरान की विचारधारा है और उसमें इस्लाम में आप किसी दूसरे मुल्क को कॉलोनाइज नहीं कर सकते। आपको तो वो तो एक फ्रीडम, आज़ादी और इंसाफ का एक इंसाफ की आइडियोलॉजी है। और इसमें देखिए क्या है, पिछले दिनों अमेरिका ने तमाम तरीकों से, अलकायदा के माध्यम से, आईसिस के माध्यम से, जो कि बिल्कुल निकृष्ट किस्म के जो फोर्सेस, जो कि अपने मतलब तथाकथित केवल कहने को मुस्लिम, जो अमेरिका को सर्व करे, जो इवन जैसे जॉर्डन की आज हालत है, जो अमेरिका को सर्व करे, जो यूके को सर्व करे, जो इजराइल को सर्व करे, क्या वो मुसलमान है? नहीं, उसने तो बहुत पहले अपना मजहब छोड़ दिया। उसको तो पहले गोली मारनी चाहिए। सांप को बाद में मारो, पहले उसको गोली मारो। ये जो देखिए पूरी सिचुएशन, हमास ने खुल के कहा इस बारे में। हमास का आज ही बयान आया है कि बिटवीन अ सर्पेंट एंड अ ट्रेटर मुस्लिम वी विल किल द ट्रेटर मुस्लिम फर्स्ट। ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो गद्दार हैं उन्होंने ही अभी तक लुटिया डुबाई है, नहीं तो बहुत पहले फिलिस्तीन आज़ाद हो गया होता। फिलिस्तीन के इतिहास में इतने मौके आए हैं। 1948 में जो वॉर हुई थी उसमें जीत के करीब थे जब अरब देश पीछे हट गए। 1967 में ये लोग लड़े ही नहीं अरब देश कायदे से। 1973 में भी थोड़ा बहुत लड़के पीछे हट गए। जॉर्डन ने तो यहाँ तक कर दिया था, सोचिए 1970 में, जिसको ब्लैक सितंबर कहते हैं, जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों पे गोली चलाई। कितने फिलिस्तीनी मारे गए 1970 का, आप उठा के देख लीजिए ब्लैक सितंबर क्या था। जॉर्डन का तो ये इतिहास है। तो इसलिए देखिए हमको वैचारिक रूप से क्लियर होना चाहिए कि ईरान इस समय दुनिया की रेवोल्यूशनरी जो फोर्सेस हैं उसमें चाइना एक तरफ है, दूसरी तरफ ईरान है। रशिया उसकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि रशिया में कम्युनिस्ट शासन था। उसके बाद वो कम्युनिस्ट जो शासन था उसमें खुद में बहुत सुधारवादी टाइप लोग भर गए, प्रो वेस्टर्न। उन्होंने अपने ही देश को तोड़ दिया। उसके बाद लेकिन पुतिन आया, उसने समझा इस बात को, कम्युनिस्ट पार्टी को रिवाइव किया। और इस समय जो हालत है कि कई जगह जो रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसमें शहर के शहर जो रशिया जीत रहा है, कई यूक्रेन के जो शहर रशिया ने जीते हैं उनमें जीतने के बाद रशिया का फ्लैग नहीं लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो CPSU, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी, हैमर और सिकट वाला जो फ्लैग है वो लोगों ने गाड़ा।
और प्यूटिन की मर्जी से काटा। और आप देखिए कि वो जो वागनर रिवोल्ट हुआ था, जो राइट विंगर्स जो रशिया के अंदर थे, उनको प्यूटिन ने सबक सिखाया, उनको इतना मतलब ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल नहीं सकते। और वहीं पर प्यूटिन ने रेखा खींच दी कि जो वामपंथी हैं वो मेरे साथ हैं, जो दक्षिणपंथी हैं वो मेरे खिलाफ हैं, उसने साफ कह दिया। तो उसी तरीके से देखिए, तो चाइना, रशिया, ईरान, ये पूरा एक्सेस बन रहा है। मैं भारत के बारे में भी देखिए आपसे बात करूंगा बहुत डिटेल। भारत की तो राजनीति में, इसमें मैं इतना अंदर से अंदर तक घुसा हूं, और यहाँ भी क्रांति की जो संभावनाएं हैं वो अटूट है, अटूट यहाँ पर क्रांति की संभावना है। और ये जो जैसे जैसे विश्व एक मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ के गया, अब तो हो ही गया है, और इसके बाद विश्व युद्ध की स्थिति है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि भारत में भी प्रो रेजिस्टेंस फोर्सेस को हम लोग मजबूत करें। पूरे साउथ एशिया, भारत में ही क्यों, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी जो प्रो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, सिख हो, उनको हम मोबिलाइज करें। और जो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो अमेरिका और इजराइल को सही मानते हैं, उनको हम अलग करें। उनके बीच हमारे और उनके बीच सीधे एक सीमा रेखा खींचनी चाहिए। ये देखिए आज के पूरे डेवलपमेंट्स थे, मैंने आपको बताया, आपके सामने रखा। कल मैं कुछ और खबरों के साथ आपके बीच आऊँगा। कल मैं कोशिश करूँगा 3 वीडियो बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।